स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ये वो लौंडे हैं जो नोटों पर लिखते हैं सोनम गुप्ता बेवफा है, जिसके सपने में भगवान कृष्ण आते थे। हाँ, कल रात को भी आए भगवान कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में। वो कह रहे हैं लल्ला तुमसे ना हो पाएगा। आप अपनी गर्दन कटा के तस्तरी में रख दीजिए, फिर भी उनका कमेंट आएगा कि यहां से मोटी कटी है, यहां से पतली कटी है। ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश में जिस जिले से आते हैं, अगर वो उसके बाहर निकल जाएं तो शायद उस गली का कुत्ता भी नहीं पहचाने। ये भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर ये भाई साहब मंत्री बने, और मैं आज आपके चैनल पर दावे के साथ बोलता हूं ये जिंदगी में दोबारा मंत्री नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति भाजपा के दम पर विधायक और मंत्री बना, 18 महीने सत्ता की मलाई चाटी, उसके बाद पिछले साल उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, वहां पर ये अपनी पत्नी की जमानत नहीं बचवा पाए, ये अपने बेटे को नहीं जितवा पाए। ओम प्रकाश राजभर है क्या चीज? उसके पास क्या वोट बैंक है? और इस देश के मीडिया की क्या मजबूरी थी? पूरे पिछले 1 महीने का अगर मैं एयर टाइम कैलकुलेट करूं तो शायद अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले 1/3 जो है फुटेज मिली है पूरे। अगर आप मीडिया का आप उठाकर देखें, क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी थे कि इस देश का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से लेकर शाम तक ओम प्रकाश राजभर को दिखा रहा था? और ओम प्रकाश राजभर के जबान पे साइलेंसर नहीं लगा है, वो एक बार एक्सेलरेट होता है तो वो रुकता ही नहीं है। और अभी जब से कल से एग्जिट पोल आया है, तब से ओम प्रकाश राजभर की जबान पे ताला लग गया है। मीडिया वाले एक सवाल पूछ रहे हैं तो उसका 1 वर्ड में आंसर आ रहा है। मैं अभी एक टीवी चैनल का उसमें इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बेचारा एंकर हंसते हुए बोल रहा था कि जी आप तो जो है आ बोलो तो अलंकार वाला जवाब देते थे, आज आप 1 वर्ड जवाब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की सिट्टी पिट्टी गुम है। ना ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट बचा पा रहा है, ना स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट बचा पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि योगी जी से मुझे खतरा है, योगी मुझे मरवा सकता है, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। अब आप बताइए, योगी जी को देखिए, हमारे देश में एक बड़ी अजीब सी परिपाटी है, ठीक है, कि आप इनको लगता है कि सूरज पर ये लोग थूकेंगे तो जो है ये सूरज का कुछ नुकसान कर देंगे, परंतु ये सूरज पर थूकने वाले लोग भूल जाते हैं कि आसमान को देखकर आप थूकेंगे तो वो आपके ही मुंह पे आके गिरेगा। आपने देखा था ना, दिल्ली का एक नटवर लाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई से पैदा हुआ और बनारस में जाके चुनाव लड़ रहा था। आपको पता है ना, देश में सरकार किसकी? कांग्रेस की। भ्रष्टाचार किसने किया? 10 जनपद की भूरी काकी ने और उसकी पार्टी ने। और वो नटवरलाल चुनाव किसके खिलाफ लड़ा? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आप जाके उसकी पार्टी वालों से पूछिए, वो नटवरलाल क्या दोबारा बनारस गया है एक बार पूछने के लिए? नहीं गया। तो ये देश के अंदर एक परिपाटी हो गई है। आप देखिए, ऐसे नेता पैदा किए जाते हैं। आप चंद्रशेखर रावण को उठा लीजिए, वो बंदा कहां से आता है, कौन से क्षेत्र से आता है, और चुनाव लड़ने कहां गया? चुनाव लड़ने गया गोरखपुर। क्योंकि योगी बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो जो है मीडिया को मसाला मिलेगा, टीआरपी मिलेगी, और मीडिया आपको जो है ब्लू आइड बॉय बनाएगा। आज क्या चाहिए? जो हम आज के, मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये मीडिया का एक ऐसा स्याह कालखंड है जहां पर इंटेलेक्ट वाली जर्नलिज्म नहीं हो रही है। आज अगर इस देश के अंदर मीडिया को राजभर को हीरो बनाना पड़े, स्वामी प्रसाद, किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में माइक डाल के पूछे। 5 साल तक इसी सरकार में बैठकर मलाई चाट रहे थे, और उसके बाद तुम्हें तब ध्यान नहीं आया कि यहां पे जो है दलितों, पिछड़ों, वंचितों। आप सोचिए, लाइन बड़ी साफ है, स्क्रिप्टेड है, दलितों, पिछड़ों और वंचितों। और उसके बाद मजबूरी में एक दिन जबान फिसल गई, एक चैनल पे बोल बैठा कि जी हमने 1.5 करोड़ लोगों को जो है स्किल के थ्रू और जो है तमाम रोजगार की योजनाओं में आबद्ध किया, 5 लाख लोगों को जो है सरकार ने रोजगार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछे, तूने अपने घर से दिए क्या? इसने अपने घर से दिए क्या? अगर नहीं दिए तो इसको तारीफ करनी चाहिए। तो ये ऐसे लोग हैं, ये समाज में ये बोझ हैं, ये देश के दाग हैं। बहन जी ने इसकी औकात 30 सेकंड में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी थी। पहली बात तो बहन जी का कद इतना बड़ा है कि बहन जी को शायद बहन जी बोलना भी नहीं चाहती होंगी, पर बहन जी ने इसकी असलियत देश की मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने खोल के रख दी। यह आदमी बोलता है कि मैंने बहन जी को मुख्यमंत्री बनवाया। आप सोचिए, यह व्यक्ति जिस सीट से लड़ना चाह रहा था, इसको वहां से टिकट नहीं मिली। यह व्यक्ति भाजपा में होते हुए
अपने बेटे को जो है चुनाव नहीं जितवा पाया, पर यह आदमी कह रहा है कि मैं नेवला हूं। अरे भाई, तुम नेवले हो या गेंडा हो, जो भी हो, प्रदेश की जनता तुम्हारा भविष्य जो है उसके अंदर तय कर चुकी है, ईवीएम मशीन के अंदर तय कर चुकी है। ईवीएम की बात ही कर रहे थे, ईवीएम पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसीलिए एग्जिट पोल इतने बढ़कर बीजेपी को दिखा रहे हैं कि गड़बड़ी कर सके तो पकड़े ना जाएं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ये वो लौंडे हैं जो नोटों पर लिखते हैं सोनम गुप्ता बेवफा है। आप सोचिए, जब इनसे चुनाव नहीं जीता जा रहा है, आप सोचिए, अखिलेश यादव के बारे में आज बात करनी बहुत जरूरी है। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो है मौका परस्त लोग हैं, उनके बारे में बात करके अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। आप सोचिए, एक व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, फिर कहा जाता है कि वो देश के सबसे बड़े सूबे का युवा मुख्यमंत्री है, और वो व्यक्ति कहता है हमने 5 साल काम किया जनाब। और क्या काम किया? 15 लाख लैपटॉप बिकवाए हैं, बंटवाए हैं मुफ्त में। अब आप सोचिए, चलिए आज अंकगणित पे बात करते हैं, इन सपोलों की इंटेलेक्ट पे बात करते हैं, इनकी बुद्धिमत्ता पे बात करते हैं। 15 लाख लैपटॉप बंटवाए, चलिए मान लिया आपने 15 लाख बंटवाए, चलिए रह गया होगा, कुछ नहीं बंटवा पाए होंगे, मान लेते हैं कि मोटा मोटी 10 लाख बंटवाए, ठीक है। आज इस गणित पे बात करनी जरूरी है। अगर 10 लाख बंटवाए होंगे तो टोटी भैया ने 5 लाख तो अपने लाल टोपी वालों को भी बंटवाए होंगे। अब वो 5 लाख लोगों ने, जब तुम्हारी सरकार चली गई 2017 में, तो उस लैपटॉप पे कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो किया होगा, तुम्हारी कोई तो आईटी सेल होगी। जब 2022 का चुनाव डिक्लेयर हुआ और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करने की बात की गई, तो ये भाई साहब रोते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंचे कि महाराज, हमारे पास जो है डिजिटल प्रचार करने की ताकत नहीं है, या तो चुनाव आयोग हमें खर्चा दे या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे। अरे भाई, अब देश को बताओ, अपने लाल टोपी वाले बानरों को समझाओ जरा कि ये 5 लाख लैपटॉप आसमान खा गया या धरती निकल गई, या उसमें भी जो है 1 आध लाख ही जो है इधर इटावा, मैनपुरी और यहां बिकवा के बाकी का सब खा गए सैफई में नचनियों को नचवाने में। आज इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, एक व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में तमाम लोकसभा के और तमाम जो है विधानसभा के या उपचुनाव भी रहे होंगे। क्या उस सो कॉल्ड बुद्धिजीवी व्यक्ति को इतना समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, चुनाव की वोटिंग से पहले जो है वहां पर किस प्रकार की रिहर्सल होती है? अब आप सोचिए, जिनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है, चलिए एक बार के लिए हम नहीं मानते, जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं आप उन्हें कूड़े के डब्बे में डाल दीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल आर नेवर करेक्ट। क्योंकि 2017 में भी एक एग्जिट पोल तो जो है बहन मायावती को 230-40 सीट दे रहा था, 2014 की बात बता रहा हूं, सॉरी 2017 की बात बता रहा हूं, और उस चैनल का बता रहा हूं जो अपने आप को सबसे तेज बताता है। वो इतना तेज था कि जो है 20 सीट पाने वाली बहन मायावती को 220-240 सीटें दे रहा था। ये एग्जिट पोल का हाल है। चलिए मत मानिए आप, और कोई जबरदस्ती नहीं है आपको एग्जिट पोल के जो है आंकड़ों को दिल पे लेकर बैठ जाने की। शर्मा जी, जब चुनाव का टाइम आता है तो हमेशा से ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है, चाहे जिस भी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की करें या समाजवादी की बात करें या बीएसपी की बात करें, ये सब पार्टियां ईवीएम पर क्यों खड़ी हो जाती हैं? देखिए, ईवीएम बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि 5 साल तक अखिलेश यादव ने क्या किया? 5 साल तक जो व्यक्ति, जो सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि अपनी जनता के पास ना गया हो, अपनी जनता का हालचाल ना पूछा, आप छोड़िए आम जनता की तो छोड़िए, अखिलेश यादव ने 5 साल के अपने इस जो है हनीमून पीरियड में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाल नहीं पूछा। और सोचिए, पढ़े लिखे एक्स चीफ मिनिस्टर का काम देखिए, जो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, तो हमारे देश के अंदर पता है एक चीज मान्यता है, कोई चीज महंगी होगी, कोई चीज विदेश की होगी, या कोई चीज मॉल में बिकती होगी तो वो बहुत अच्छी है। तो अखिलेश यादव भी वही मॉल वाला ब्रांड है, चाहे सामान कितना ही घटिया हो। चूंकि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि भैया के 2 पंख निकल आए हैं, भैया जो है कुछ अलग ही परजीवी हैं। पर भैया ने क्या किया? जब देश कोरोना की मार से जूझ रहा था, देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर मिलकर जो है कोरोना की वैक्सीन इजाद करके जो है देश को राहत देने का काम कर रहे थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए टोंटी भैया उर्फ टीपू जी ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और चुपके से जाकर खुद भी लगवाए, भौजी को भी लगवाए, पिताजी को भी लगवाए।
अब आप बताइए ये कैसा समाजवाद है? एक पार्टी में 5 सांसद हैं, पांचों एक परिवार के हैं। इस पार्टी का नाम बदलकर परिवारवादी पार्टी काहे नहीं रख देते? आप मुझे बताइए, इस पूरी पार्टी में अगर कहीं जो है जयप्रकाश नारायण का समाजवाद आपको दिखाई देता हो, कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद दिखाई देता हो, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद दिखाइए ना मुझे। आप पिछले 10 साल की समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अगर आप विश्लेषण उठाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यह सैफई का परिवार है। आज 5 सांसद में से कोई और, आप सोचिए, इनकी राजनीति, इनके नेतृत्व में जब सरकार चली तो जो 50-60 हजार पुलिस वाले भर्ती हुए वो भी सारे उसी जोन के थे, इटावा मैनपुरी के। और किस सरनेम के थे? सब यादव, सब यादव। क्या इस प्रदेश के अंदर औरों का हक नहीं है क्या? आज उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल की सरकार, आज मैं आपको काम गिनवाता हूं। 43 लाख लोगों को मकान मिला, पूरे प्रदेश के अंदर 43 लाख लोगों को मकान मिला। क्या किसी की जाति देख के मकान दिए गए? आप अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो जितना हिंदुओं को मिला उसके अनुपात में उतना ही मुसलमानों को मिला। विकास की तमाम योजनाओं को, ये बोलते हैं ना कि क्या किया, मंदिर 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 मस्जिद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कौन करता था? आप बताइए, जिसके सपने में भगवान कृष्ण आते थे। हाँ, कल रात को भी आए भगवान कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में, वो कह रहे हैं लल्ला तुमसे ना हो पाएगा। आप सोचिए, ये अभी चुनाव से पहले उंगली में सुदर्शन चक्र लेके घूम रहे थे। आप बताइए सुदर्शन चक्र किसका द्योतक है? जिन यदुवंशियों ने, ये अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए। इनके कार्यकाल में बनारस की सड़कों पर संतों को घसीट घसीट के पीटा गया था। कहो तो मैं वीडियो दिखा दूं। इन्हीं के कार्यकाल में जब मथुरा वृंदावन के अंदर जन्माष्टमी में भंडारा जो मंदिर करता था उसको जो है जजिया टैक्स देना पड़ता था। और ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण आए मेरे सपने में। सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं और टिकट किसको दी जा रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आना चाहूँगा। शर्मा जी, एक लास्ट आखिरी सवाल पूछता हूँ। जो मुस्लिम वोट की अगर बात करें, मुसलमानों की 83 से 86% के आसपास सपा को गया है, एक तरफा वोटिंग हुई है, तो क्या ये फैक्टर नहीं होगा सपा को जीत की तरफ ले जाने के लिए? अरे भैया, प्रदेश के अंदर 19% मुसलमान है। चलिए मैं इसको रिवर्स करके पूछता हूं, ठीक है? यूपी का मुसलमान उसी को वोट करता है जो भाजपा को हरा सकता है, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो। तो इस बार यूपी के मुसलमान को लगता है कि जो है अखिलेश यादव ही उनके माई बाप हैं, तो उन्होंने दे दिया। देखिए, इस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है। फिर वोट नहीं देते? अरे नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं आप अपनी गर्दन कटा के तस्तरी में रख दीजिए, फिर भी उनका कमेंट आएगा कि यहां से मोटी कटी है, यहां से पतली कटी है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा एजेंडा सांप्रदायिक है। मैं जितना मर्जी सद्भावना की बात कर लूं, मैं जितने मर्जी सद्भावना के भजन गा लूं, ये वन वे ट्रैफिक कभी भी नहीं चल सकता। आप बताइए, आज आप किसी भी, अभी मैं आपको सीए एनआरसी का वो कालखंड याद दिलाता हूं। इनके समाज के जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, आरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकार हैं, राणा अयूब है, आप इन लोगों का माइंडसेट देखिए। देखिए समस्या क्या है ना, कि जब एक समाज, मान लीजिए आपके हमारे समाज में भी जो है कट्टरपंथी लोग होंगे, पर हमारे समाज के लोग उस कट्टरपंथ का विरोध करते हैं, किसी गलत चीज का प्रचंड रूप से विरोध करते हैं। पर आप इस समाज में चले जाइए, इस समाज में क्या है, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो, चाहे वो पंचर लगाने वाला हो, वो सबके सब एक ही आइडियोलॉजी पे चलते हैं। उनके मीटर की सुई जो है कौम और अपने इस्लाम से ऊपर नहीं उठेगी। अब इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग बना दिया। पिछली सरकारें जितना इन लोगों के लिए बजट देती थी उससे 4 गुना बढ़ा के बजट दे रखा है, ठीक है? आज आपकी 12वीं क्लास बहन बेटी को वजीफा मिले चाहे ना मिले, पर प्रधानमंत्री ने इंश्योर किया है कि भैया इनकी 12वीं क्लास के बाद पढ़ने वाली बहन बेटी के लिए, ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए कुछ लाख रुपए का स्पेशल वजीफा है। आप बताइए, और क्या चाहते हैं? क्या मतलब खोल दें क्या सब कुछ ही इन्हीं के लिए खोल दें? इनका पिछला प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा था, वो बोलते थे कि इस देश में पहला जो हक है, वो संसाधनों पर जो हक है वो मुसलमानों का है। ये बात मैं मानता हूँ कि चलिए अल्पसंख्यकों के लिए इतना बीजेपी ने किया, फिर योगी जी को ये क्यों कहना पड़ा कि 80% में मुझे भरोसा, फिर ये क्यों लाना पड़ा अगर इतना किया है? देखिए, वो अपनी इंटरप्रिटेशन है। 80% योगी जी ने किसी संप्रदाय को नहीं कहा,
80% उन्होंने कहा कि जो लोग विकास की बात करते हैं, जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, सपा की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? तमाम अभी बहुत सारी वीडियोस फुटेज जो है ट्विटर के ऊपर वायरल हो रही हैं कि सपा की चुनावी कोई जो है पदयात्रा जारी है, कोई कन्वेंसिंग जारी है, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? और वहां का सपा का जो है नेता उसका विरोध क्यों नहीं करता? आज अभी अभी आप देखिए, तमाम पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं आपको तमाम ऐसी हरकतें गिनवा दूंगा जहां पे एक संप्रदाय जो है, ये तो जबरदस्ती चिढ़ाने वाली बात है ना। एक बात बताइए, इनको पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने से क्या मिलता है? जब इनकी पार्टी का नेता सरदार पटेल की जगह जिन्ना के गुणगान गाएगा तो इनके तो डीएनए में जो है पाकिस्तानी जिंदाबाद आएगा ना। आप बताइए, जिन्ना का भारत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है जो सपा के नेताओं को जिन्ना की जय जयकार करनी पड़ती है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार गन्ना किसानों का भुगतान कर रही है, आज वो अपना विजन बता रही है कि हमने 5 साल में ये किया, अगले 5 साल में ये करेंगे। इन्होंने क्या करा? ये बोल रहे हैं कि जी सांड से दुर्घटनाग्रस्त होकर कोई बंदा मरेगा तो हम उसको इतना पैसा देंगे। विजन देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए लोगों का विजन है। चुनावी घोषणा पत्र में लोग कहते हैं, मैं कितना ही बेकार से भी गूढ़ से गूढ़ भी हो, ये वही आदमी है जिनका पिछले चुनावों में जो चुनावी रणनीतिकार था वो प्रशांत किशोर था। मैं तो कह रहा हूं कि भले जनों की संगत से थोड़े बहुत गुण आ जाते हैं। प्रशांत किशोर ने इनके लिए काम किया, मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत कुछ इंटेलेक्ट फिर गया होगा, आ गया होगा कुछ अच्छा। इस बार तो पता नहीं किसने काम किया, कहां से पढ़े हुए लोगों ने इनका चुनाव कैंपेन डिजाइन किया। भाई साहब कह रहे हैं कि सांड से दुर्घटनाग्रस्त होकर मरने वालों को हम जो है इतना लाख रुपया देंगे। अरे दादा, मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, जिंदे में कुछ दो तो बात ना। क्या दे रहे हो जिंदे में?